नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। एनसीईआरटी के अध्याय 4 कक्षा 8वीं पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं और हम समझेंगे कि किस तरह से आदिवासियों पर शोषण हुआ, किस तरह से सामंत वर्ग और दीकुओं ने मिलकर, और दीकू का अर्थ भी हम चैप्टर के दौरान समझेंगे। और हम ये देखेंगे कि बिरसा मुंडा ने किस तरह से अपने आंदोलन को जन्म दिया और एक सशक्त आंदोलन की शुरुआत की और आने वाले भविष्य में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। दोस्तों, आइए समझते हैं और इसे मैं सामान्य रूप से आपको पढ़कर सुनाऊंगा और जहां पर समझाने की ज़रूरत होगी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं यानी कि बाहरी लोगों, ये विदेशियों को दीकू कहते थे, यानी कि जो यूरोपीय होते थे उन्हें ये दीकू कहते थे, दीकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एवं जनजातीय मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर यानी कि वर्तमान के झारखंड क्षेत्र में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। यहाँ पर आदिवासियों की जो परंपरागत खेती है उसे झूम खेती कहते हैं, यानी कि जमीन बदल बदल कर खेती करने को विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया जाता है। वहीं पर भारत में इसे झूम खेती कहा जाता है। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। कुदाल मतलब कुदाली जो कि होती है, इस तरह से उसका शेप होता है और ऐसे उससे खोदने का काम किया जाता है जिसे हम गेती की तरह समझ सकते हैं। गेती में दो तरफ से एंगल होते हैं जबकि कुदाल में सिर्फ एक ही तरफ से एंगल होता है खुरचने के लिए, और इसका इस्तेमाल खेतों में अक्सर किया जाता है। वहीं पर जो झूम खेती है उसका अर्थ आप समझ गए होंगे। जैसे ही ये दूसरी जगह पर शिफ्ट होते थे वहाँ पर ये दूसरी जगह फिर से जंगलों को साफ करके वहाँ खेती करने लगते थे। तो इस तरह से जहाँ एक बार ये खेती करने के बाद में कुछ समय तक वहाँ खेती करते थे, जब इन्हें लगता था कि अब उत्पादन कम हो रहा है और भूमि की उर्वरकता जा रही है, तो ये अपने आप को दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते थे और फिर वहाँ के जंगलों को साफ करके वहाँ खेती करते थे। वे खेतों को जोतने और बीजों को रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पलती पड़ी रहती थी। पलती का मतलब है कि बहुत समय तक उसमें कोई खेती नहीं करता था, उसे बंजर छोड़ दिया जाता था ताकि उसकी मिट्टी दोबारा से उपजाऊ हो सके और फिर से वे खेती कर सके। यहाँ पर हमने साल के पेड़ों की बात की थी, तो साल एक प्रकार का पेड़ होता है। और महुआ की बात करें तो महुआ एक फूल होता है जिसे खाया जाता है या फिर शराब बनाया जाता है। महुए की रोटी भी बनती है। आप जब
पातालकोट जैसे क्षेत्र पर, जो कि हमारे छिंदवाड़ा ज़िले का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है, जहाँ पर भरिया जनजाति पाई जाती है, भारिया जनजाति। इसी तरह से आप किसी भी आदिवासी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको महुआ की रोटी खाने को मिलेगा, बीजे की रोटी, या फिर जो ज्वार की रोटी होती है, मक्के की रोटी होती है, ये सब आपको स्थानीय फूड खाने को मिलेंगे और इनका लुत्फ़ अलग ही मज़े का होता है। तो ये साल के तेल और महुए के इन फूलों के बीजों से या फिर इसके तेलों से अपने प्रमुख खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते थे। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय जंगली पट्टियों में ही रहते थे। पूर्वोत्तर मतलब कि जो 7 सिस्टर्स है, जो पूर्वी 7 राज्य है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश है, जिनमें मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, मेघालय है, असम है। तो इन 7 राज्यों में, या फिर सिक्किम भी हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर ये पाई जाती थी। साथ ही ये मध्य भारत की बात करें हम तो मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, या फिर झारखंड बिहार क्षेत्र में भी ये अक्सर पाई जाती थी। तो ये पहाड़ी इलाके होते थे। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैदानी इलाके हैं, और मैदानी इलाके में सभ्य लोग या फिर राजा महाराजाओं का शासन था। इसीलिए पहाड़ी इलाकों में, घने जंगलों में आदिवासी आपको आज भी नज़र आ जाएंगे, लेकिन आज इनका जीवन काफ़ी हमारी तरह सामान्य हो चुका है। दोस्तों, इनकी ज़िंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसलें उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। इनमें से कुछ शिकारी व संग्राहक भी थे। शिकारी का मतलब जानवरों को मारकर खाना या फिर उनका मांस बेचना, और संग्राहक का मतलब है कि जो वन जंगलों की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि शहद हुआ, लकड़ी हुआ, औषधि हुई, या फिर बहुत सी प्रकार की कीमती चीज़ें जिन्हें बेच कर ये पैसा कमा सकते थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगल में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। तो यहाँ पर आपने एक महत्वपूर्ण समुदाय की बात कर ली। उड़ीसा क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती है वो है खोंड जनजाति। तो इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है सही जोड़ी में, कि बताइए कौन सी सुमेलित नहीं है या फिर कौन सी सुमेलित है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि खोंड समुदाय का संबंध उड़ीसा राज्य से है। इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे महुआ और साल के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगल से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी, तो वे खोंड समुदाय के लोगों से कहते थे। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था, कोई सड़क निर्माण के कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेती मजदूरी करते थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे मध्य भारत के बैगा, जो कि मध्य प्रदेश की एक दूसरी, तीसरी या चौथी सबसे बड़ी जनजाति है और एक महत्वपूर्ण जनजाति है, और बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे और ये खुद को जंगल की संतान मानते थे। केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि एक व्यवस्था की तरह इनका जीवन चल रहा था। इनका जीवन कब प्रभावित होता है, जब ब्रिटिश सरकार वन अधिनियम लाती है, यानी कि वनों के नियम बनाती है और कहती है कि अब हम इस झूम खेती पर पाबंदी लगाते हैं, और जो संरक्षित वन की वो बात करती है कि इस जंगल में कोई भी लकड़ी काट कर तक नहीं ले जा सकता, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो सकता। वन उत्पादों को सस्ते दामों पर जो साहूकार या बिचौलिए आ जाते हैं, वो इतने सस्ते दामों पर खरीदते हैं कि इनका जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और फिर आगे चलकर इन्हें क्रांति करनी पड़ती है।
वेरियर एल्विन द्वारा लिखित वेगा, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब है और एमपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में भी ये पूछी जा चुकी है कि वेगा किसकी रचना है। तो वेरियर एल्विन द्वारा लिखित वेगा 1939 और एल्विन की अप्रकाशित रचना जो कि नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम में रखी हुई है, नोट्स ऑन द खोंड्स, यानी कि जो उड़ीसा की खोंड जनजाति है, समुदाय है, उस पर इन्होंने नोट्स ऑन द खोंड से और बैगा से हमें खोंड जनजाति के बारे में और बैगा जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यहाँ पर हमने बेबड़ का इस्तेमाल किया, तो बेबड़ का मतलब होता है मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। तो जिस झूम खेती का इस्तेमाल पूरे भारत के लिए होता है, तो स्थानीय रूप में उसी का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में बेबड़ शब्द के रूप में किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में बेबड़ का मतलब क्या है? ये मतलब है स्थान बदलकर खेती करना, घुमंतू खेती करना या फिर झूम खेती करना। अब यहाँ पर हम जानवर पालन भी देखते हैं। कृषि पालन हमने अभी देखा, माफ़ कीजिएगा, कृषि हमने यहाँ पर देखा, पशुपालन देखते हैं। कुछ जानवर पालतू थे। बहुत सारे आदिवासी समूह क्या हो रहा भाई, जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ यानी कि समूह को एक जगह से यहाँ से वहाँ ले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले बनगुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियों को पालते थे। तो यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण समुदाय के बारे में पता चला। पंजाब के गुज्जर गाय और भैंस पालते थे। आंध्र प्रदेश के लवाड़िया गाय और भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी गडरिये थे। गडरिये मतलब कि जो भेड़ों को बकरियों को पालते थे। और कश्मीर के बकरवाल बकरियों और भेड़ों को पालते थे। इसी तरह से जो आप समझ सकते हैं, आज भी जब आप गुजरात राजस्थान क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसी तरह के बड़े बड़े गडरिये देखेंगे जो एक साथ ही कुछ 15-20 गडरिये मिलकर एक बड़े जानवरों के समूह को किस तरह से संचालित करता है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक जगह खेती करना इन्होंने कैसे शुरू किया ये समझते हैं। 19वीं सदी से पहले बहुत ही सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर में के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन सभी का बराबर हक होता था ज़मीन पर। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे, बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी या संग्राहकों या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के मन में भी कहीं कहीं भय शुरू हो चुका था कि जो स्थिर थे, एक जगह बस चुके थे, उनसे ज़्यादा समस्या नहीं थी। लेकिन जो आदिवासी समूह अपने नियमों को ताक में नहीं रख सकते थे, जो अपनी धार्मिक भावनाओं को नहीं भड़का सकते थे और साथ ही वो अपनी झूम खेती को नहीं रोकना चाहते थे, बेवड़ को नहीं रोकना चाहते थे, अगर उनकी व्यवस्थाओं में टांग अड़ाई जाती तो क्रांति हो सकती थी, विद्रोह हो सकता था, ये अंग्रेज़ जानते थे। दोस्तों, वीडियो लंबा होगा क्योंकि अभी सिर्फ 3 पेज हुए हैं और हमें पढ़ने हैं 10 पेज। अगर आप चाहें तो वीडियो को स्पीड में देख सकते हैं, लेकिन स्पीड में देखने का मतलब वही है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आपको लगेगा कि आपने सुन तो सब कुछ लिया है पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए जो स्पीड नॉर्मली है उसी में देखिए। और ये बहुत ही कठिन काम होता है किसी क्लास को देखना, ख़ास तौर पर ऐसी बोरिंग क्लास को देखना जहाँ पर टीचर आपको एक बेहतर तरीके से ना समझा पाए।
तो मैं किसी भी एंगल से टीचर नहीं हूँ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मैंने कोशिश की कि मैं एनसीईआरटी को पढ़कर ख़त्म कर लूँ ताकि मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आ सके। तो इसे एक चैलेंज की तरह या फिर इसे एक एक्साइटमेंट भरे पल की तरह बनाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नोट्स बनाऊं और उन नोट्स के वीडियोस बनाऊं, ताकि नोट्स बनाने में, चैप्टर पढ़ने में, वीडियो बनाने में मेरी अच्छी पढ़ाई हो सके और फिर अपने ही वीडियो को देखकर मैं रिवाइज़ कर सकता हूँ, साथ ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल को भी बेहतर कर सकता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर मैं आ गया तो आप नहीं आ सकते। आप भी वीडियोस बना सकते हैं, आप भी लोगों को पढ़ा सकते हैं अगर आप में कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं तो। अब आगे बढ़ते हैं। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें एक जगह स्थायी रूप से बसाना और सभ्य बनाना ज़रूरी है, वरना यह हमारे पीछे आके कभी भी आग लगा सकते हैं, छुर-छुरू जला सकते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान आदिवासी मुखिया। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी। वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे और कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी। वे ज़मीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना हक तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने पर बाध्य कर दिया गया। अंग्रेज़ बहुत शातिर थे। वो ये जानते थे कि किसी भी एंगल से अगर हम सीधे तौर पर शोषण करेंगे तो तो भारतीय हम मुट्ठी भर अंग्रेज़ों को पल भर में निकाल फेंकेंगे। इसीलिए आप जब भी इतिहास में विद्रोह देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, तो अक्सर वो विद्रोह किसी राजा के खिलाफ हुए या फिर किसी जागीरदार के खिलाफ हुए या फिर किसी नेता के खिलाफ हुए। वो डायरेक्ट अंग्रेज़ों के खिलाफ होने बहुत बाद में शुरू हुए। इसका कारण ये था कि अंग्रेज़ सीधे किसी काम में टांग ना अड़ाकर वो ज़मींदारों या फिर गांव के मुखियाओं के ज़रिए लोगों का शोषण करते थे और लोगों को ये लगता था कि अब हमारा जो शोषण कर रहा है वो सीधे तौर पर ज़मींदार या राजा कर रहा है, अगर हम इनको हटा देंगे तो शोषण ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही वो राजा की हत्या करते थे तो कंपनी सीधे तौर पर आ जाती थी कि भैया हमें तो पता ही नहीं था कि आपका शोषण हो रहा था। अरे बाप रे बाप, भैया माफ़ कर दो, अब हम नए राजा को लेकर आ रहे हैं और ये बिल्कुल शोषण नहीं करेंगे आपका। नए राजा को बिठा देते थे, कुछ साल बात ठीक रहती थी, कुछ दिनों तक, और फिर से वही बात शुरू हो जाती थी। लोगों को ये समझ में ही नहीं आता था कि उनका असली शोषण कौन कर रहा है। बहुत कम लोग समझ पाते थे, जैसे बिरसा मुंडा ने समझी और उन्होंने कहा कि हम दीकुओं को बाहर फेंकेंगे। दीकू मतलब कि विदेशियों को हम भगा देंगे। इसी तरह से आप ये देखिए 1857 में जैसे ही डलहौजी की नीतियों के खिलाफ या फिर पिछली, चाहे वो विलियम बेंटिंक हो या फिर मैकाले शिक्षा नीति हो, चर्बी वाले कारतूस हो, इन सब कारणों से 1857 का विद्रोह हुआ और यूरोपीय सत्ता को समझ में आ गया कि कंपनी के बस की बात नहीं है। 1858 का महारानी का घोषणा पत्र आया। 1858 के अधिनियम के जरिए महारानी ने कहा कि अरे भैया ऐसा हो रहा था, हमें तो पता ही नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना शोषण कर रही थी आप लोगों का। कोई बात नहीं, हम सीधे शासन हमारे नाम पे ले लेते हैं। और लोगों को लगा भाई महारानी कितनी अच्छी है, महारानी ने क्या कर दिया, महारानी ने तो हमारा उद्धार कर दिया। और क्या हुआ, बदलाव कुछ नहीं हुआ। जो कैनिंग थे वो पहले थे गवर्नर जनरल, अब उन्हें वायसराय कर दिया। व्यवस्थाएं वही रही, लोग वही रही, बस नाम बदल गया कि कंपनी के हाथ से हटकर अब शासन और इनके हाथ पे आ गया। किनके हाथ पे? इंग्लैंड की महारानी के हाथ पे। पर शोषण कुछ दिनों के लिए रुका और फिर से वैसे ही शुरू हो गया। बाद में, बहुत बाद में जाकर लोगों को ये समझ में आया कि पूरे करता धरता तो यही है, हमारे लोग तो सिर्फ कठपुतली है जो हमारा ही शोषण कर रहे हैं, हमारे ही होते हुए। फिर बाद में स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है और फिर अंग्रेज़ों को समझ में आती है कि अब यहाँ से भागना ज़रूरी है। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे, ये हमने देखा। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से वे अपने समूह के अनुशासन में उन्हें रखना होता था। यानी कि मुखिया अब केवल एक छोटे से कर्मचारी बनकर रह गए थे। वो खुद के नियम नहीं बना सकते थे, वो अपने समुदाय को अपनी मन की बात तक नहीं कर सकते थे, जैसे मोदी जी हमसे कह देते हैं।
उन्हें उस समूह को अनुशासन में रखना पड़ता था और अगर वहाँ से कहीं विद्रोह की बू आती थी तो वे अपने समुदाय का साथ न देकर अंग्रेज़ों का साथ देते थे, क्योंकि उन्हें मुखिया बने रहना था। पहले उनके पास जो ताकत थी वह नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने में लाचार हो गए थे। काश्तकारों का क्या हुआ? काश्तकार का मतलब होता है वे लोग जो रंगाई छपाई या फिर छोटे मोटे काम करते हैं, उन्हें काश्तकार कहते हैं। ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था, उन्हें अपने शासन के लिए आमदनी के नियमित स्रोत भी चाहिए था। और बात ये भी थी, अगर वो एक जगह नहीं रह रहे थे तो टैक्स किसे देते? अगर वो एक जगह नहीं रह रहे थे तो नियम किसके मानते? अगर वो एक जगह नहीं रह रहे थे तो उन्हें ये पता कैसे रहता है कि यहाँ कैसी व्यवस्था है? और अंग्रेज चाहते थे कि वो एक जगह बस जाए और चुपचाप हमें टैक्स दे और हमारे नियम के तहत हमारे गुलाम बनकर रहे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों यानी कि काश्तकारों का मतलब मैंने गलत बताया था आपको। काश्तकार का मतलब होता है खेती करने वाला, ठीक है? तो मेरी मिस्टेक के लिए माफ़ी। ये झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बचाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके पास खेत की अच्छी उपज नहीं दे पाते थे उनके खेत, क्योंकि पहले ही तो पहाड़ी क्षेत्रों में बसे थे और जहाँ पर पानी की कमी थी और मिट्टी भी उतनी उपजाऊ नहीं थी। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकार इस बात के लिए अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही खेती करने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती करने की छूट दे दी गई। वन कानून और उनके प्रभाव। अब हम ये देखते हैं कि आदिवासियों के मन में आग लगाने वाले वन कानून क्या थे। वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमते झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने पर या शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। अब आप ही सोचिए, किसी दिन नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आकर कहें कि आज से भाई साहब कोई मेरी इजाज़त के बगैर देश से बाहर नहीं जा सकता। पहले आपको भारत सरकार की परमिशन लेनी होगी। आपको भारत सरकार अगर अनुमति देगी तो ही आप विदेश जा सकते हैं, या फिर आप अगर भारत सरकार ने आपको मना कर दी कि आप विदेश नहीं जाएंगे, भले ही आप कितने ही अच्छे हो या फिर आपके ऊपर कोई केस नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, सब वीज़ा ईज़ा सब हो और आपका जाना बहुत ज़रूरी हो और भारत सरकार कहे कि आप नहीं जा सकते, तो आपके मन में क्या होगा? आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे और कहेंगे कि भैया हमें जाने नहीं दे रहे। आपको ये कहे कि आप अपने राज्य से बाहर नहीं जा सकते, अब दूसरे राज्य आपके लिए विदेश हो गए हैं, आपको पहले अपने राज्य के सचिवालय से परमिशन लेनी होगी, तो आपका दिमाग पूरी तरह से फिर जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है और आप बस तलवार भाला निकाल कर पहुँच जाएंगे विधानसभा की तरफ। तो यही कुछ होने वाला था अब, और यही कुछ करने वाले थे आदिवासी जो हम देखने वाले हैं। स्लीपर किसे कहते हैं वो आप देख लीजिए। तो स्लीपर क्या होती है? स्लीपर ऐसी पट्टी वाली लकड़ियाँ होती है। आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ये हमारे पास है बैट, इस तरह की थोड़ी सी चौड़ी लकड़ियाँ होती है, पट्टियाँ होती है, जिनमें ट्रेन की पटरियाँ रखी जाती है। आजकल तो सीमेंट के वो आने लगे हैं, पहले लकड़ियों में रखे जाते थे ताकि पटरियों में जंग ना लगे और वो एक लकड़ी के ऊपर रखी रहती थी ताकि आसानी से ट्रेन चल सके। तो इनका इस्तेमाल होता था। स्लीपर कोच की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहाँ है? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं।
बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं के तौर तरीकों से चलते रहे, जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी की। 1906 में सोंगरम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी के विद्रोह में था। और जंगल सत्याग्रह और घुड़िया डोंगरी सत्याग्रह, मध्य प्रदेश में कुछ जंगल सत्याग्रह के हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी और राज्य के हैं तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपके राज्य में भी स्वतंत्रता संग्राम के समय पर आदिवासियों और जंगलों में बहुत सारे सत्याग्रह हुए होंगे। उनका कारण यही था ब्रिटिश सरकार के वन अधिनियम। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाला है, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यानी कि पहले शुरुआत में उन्हें लगा कि ये अच्छा है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि एक बुरी व्यवस्था है। उन्होंने कर्जा तो ले लिया, लेकिन वो कर्जा कभी चूका ही नहीं। उन्होंने कई गुना ज़्यादा उत्पाद उन्हें दे दिए, उसके बाद भी उन्हें पता चला कि अभी भी उनका कर्जा ख़त्म नहीं हुआ है। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाज़ारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जा देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि 1000 कृमि कोषों के लिए उन्हें मात्र 3 से 4 रुपए मिलते थे। दोस्तों, मैंने एक जगह पढ़ा, अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा। एक बाई थी और वो कपड़ा बुनने का काम करती थी, और जब अंग्रेज़ों ने कपड़े बुनने का जो व्यवसाय था उसे बहुत आधुनिकीकरण कर दिया तो उन्हें बहुत नुकसान हुआ। तो उन्होंने एक पत्र लिखा था, एक समाचार पत्र को। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में 26 रुपये जमा पूंजी अपनाई थी, जिससे मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी। अब मैं कताई बुनाई के ज़रिए अपना और अपनी सास का जीवन जैसे तैसे चला रही हूँ, चूँकि मेरे पति जब मैं 22 साल की थी तभी मर चुके थे और मेरी 3 बेटियाँ हैं। अपनी 26 रुपये की जमा पूंजी में मैंने 3 बेटियों की शादी कर दी। अब जीवन यापन के लिए जब मैं कताई बुनाई से अपना जीवन चला रही थी, तो इन ब्रिटिश वस्त्रों के ज़रिए मेरा व्यापार ख़त्म हो चुका है। अब कोई मेरे कपड़े नहीं खरीदता। आप प्लीज़ अपने समाचार पत्र में इस बात को छापिए ताकि कुछ हो सके और मेरा जीवन बेहतर हो सके। तो सोचिए, उस समय 26 रुपये में 3 शादी। आज तो भैया कम से कम नॉर्मल से नॉर्मल शादी भी अगर आप कर रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल कर रहे हैं, 2-3 सब्जी और पूड़ी या फिर रोटी बस बना रहे हैं, उतना खिला रहे हैं, तो भी आपको कम से कम 5 से 6 लाख रुपए चाहिए। सोचिए उस समय के 26 रुपये की वैल्यू कितनी थी, आज के 15 से 20 लाख रुपए के बराबर। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे समय में या फिर एक टाइम पर हमारे रुपये की कीमत कितनी ज़्यादा थी। 3-4 रुपये मिलते थे और इसके बाद इन कृमि कोषों को वर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा होता था और स्वाभाविक रेशम उत्पादों की बहुत मामूली फ़ायदा होता था। स्वाभाविक है कि सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा और भी खराब होती थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय लगान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया जाता था। इनकी इच्छा नहीं होती थी तब भी इन्हें भर्ती किया जाता था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इन लोगों को ठेकेदारों की माफरत यानी कि
उनकी जी हजूरी करनी पड़ती थी और ठेकेदारों के ज़रिए ज़बरदस्ती भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा की जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कुल आदिवासियों और 1885 में संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 और 1940 में महाराष्ट्र में बर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद हम बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर वीडियो को रोक रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा गर्म हो रहा है। इसके ठंडे होने पर मैं फिर वीडियो को बनाऊँगा। हालांकि दोनों को जॉइंट करने पर आपको समझ में नहीं आता, इसलिए फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ी देर का ब्रेक ले लीजिए ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ वेलकम एवरीवन। दोस्तों, आज हम यहाँ पर हम बिरसा मुंडा की बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी क्यूरियोसिटी जो आपके मन में उठ सकती है या फिर मेरे मन में तो उठ ही रही है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि वीडियो रोकने के दौरान मैंने इसके बारे में पढ़ा कि कैसे मुद्रा की कीमत कम ज़्यादा होती है और क्यों किसी एक देश की करेंसी इतनी ज़्यादा ऊंची रहती है और क्यों किसी देश की करेंसी बहुत कम रहती है। जैसे कि भारत की जो मुद्रा है, एक रुपये की कीमत बहुत कम है और कहीं डॉलर की कीमत 32-82 रुपये के बराबर है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम नॉर्मली इसे दो चीज़ों से समझ सकते हैं, मुद्रास्फीति और मुद्रा का संकुचन। मुद्रा का संकुचन किसे कहते हैं? मुद्रा का संकुचन मतलब कि जब करेंसी आप इतनी ज़्यादा छाप दें जितने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम ये सोचते हैं ना कि गरीबी दूर करना है तो बहुत सारे पैसों को छाप दो और लोगों में आपस में बांट दो। तो भाई साहब, कोई कीमत नहीं रहने वाली, क्योंकि अभी बीच में ईरान की मुद्रा इतनी ज़्यादा नीचे गिर गई थी कि ईरान के 1000 रुपये के बराबर में भारत का 1 रुपये होता था। वहाँ की मुद्रा को क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहाँ की मुद्रा के 1000 रुपये के बराबर हमारा एक का सिक्का था। इतनी ज़्यादा गिर गई थी, 2022-23 की बात है। तो जब मुद्रा का संकुचन होता है यानी कि मुद्रा बहुत ज़्यादा प्रसारित हो जाती है तो मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और चीज़ों का मूल्य बढ़ जाता है। तो 10 रुपये के नमक के लिए आपको 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि आपकी मुद्रा का मूल्य गिर गया है। ठीक उसी के विपरीत जब मुद्रा की छपाई कम हो जाती है या फिर मुद्रा का फैलाव कम हो जाता है तो मुद्रास्फीति की स्थिति बनती है। यानी कि जब मुद्रा की मांग बढ़ जाती है लेकिन मुद्रा की पूर्ति कम होती है तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। और इस समय अंग्रेज़ों के समय में मुद्रास्फीति थी, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मुद्रा बहुत कम थी जिसके चलते मुद्रा का मूल्य बहुत ज़्यादा था। 2-3 रुपये में ही आप वो सब कर सकते थे जो आज आप 20-30 हज़ार रुपये में करते हैं। यही कारण है कि उस महिला ने 26 रुपये में अपनी बेटियों की शादी कर दी थी, क्योंकि मुद्रा का मूल्य बहुत ज़्यादा था, मांग ज़्यादा थी और पूर्ति नहीं हो पाती थी। इसके कारण मुद्रा का मूल्य ऐसा था। तो यही कारण है कि मुद्रा का मूल्य कम ज़्यादा होता है। और आज के समय पर हम ये समझें कि डॉलर क्यों भारत से ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इसके पीछे कारण ये है कि डॉलर उस देश की मुद्रा है जो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि डॉलर की स्वीकार्यता विश्व के लगभग सभी देशों में है जिसके कारण उसका मूल्य ज़्यादा है। और तीसरा कारण ये है कि जो विश्व की सबसे ज़्यादा बिलियन डॉलर इकोनॉमी है वो है अमेरिका, जिसके चलते उसका पूरे विश्व भर में एक प्रकार से आर्थिक प्रभाव है, जिसके चलते उसकी मुद्रा डॉलर का मूल्य सभी मुद्राओं से ज़्यादा कीमती है। यही कारण है कि हर कोई डॉलर में व्यापार करना चाहता है और डॉलर की कीमत को बढ़ाता है। हमने ये समझा कि मुद्रा के बारे में हमने थोड़ी और चीज़ें समझी कि क्यों उस समय अंग्रेज़ों के समय पर भारत की मुद्रा का मूल्य इतना ज़्यादा था और क्यों आज के समय पर रुपये और डॉलर में इतनी ज़्यादा कमी है।
कि $1 82 से $85 के बीच का मिलता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं हमारे टॉपिक पर, बिरसा मुंडा जी की बात करते हैं। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहांडो के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानी कि मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। विद्रोह बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात करते थे जब मुंडा लोग द्वीपों यानी कि विदेशियों के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद हो जाएंगे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद के इलाकों के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाते थे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का समुदाय हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा कर सकते हैं। यानी कि मिशनरी स्कूल इस समय पर धर्मांतरण किसी भी एंगल से करवाने पर तुले हुए थे। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, यहीं पर रोककर मैं आपको बता देता हूँ कि जो वैष्णव है उसका मतलब क्या है। जो भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों को मानने वाले, भगवद गीता में विश्वास रखने वाले, राम और कृष्ण को मानने वाले वैष्णव पंथी कहलाते हैं। वहीं पर भगवान शिव और उनके अवतारों या फिर उनके अंशों को मानने वाले जैसे हनुमान जी, इन सभी को मानने वाले कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं शैवपंथी। तो इसी तरह से वैष्णव और शैव हमें देखने को मिलते हैं हिंदू धर्म में दो शाखाएं। हालांकि इन्हें शाखाएं न कहकर दो परंपराएं कहे जाएं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत नहीं है बल्कि एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनमें काफ़ी गहरे तौर पर वे प्रभावित हुए। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया, जबकि वे मिशनरियों की शिक्षा और हिंदुओं की धार्मिक परंपराओं से प्रभावित थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का विरोध किया क्योंकि वे गलत थे। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्णयुग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे यानी कि बांध बनाते थे, छोटे छोटे कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे और पेड़ और बाग लगाते थे और पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों यानी कि अपने समाज के समकालीन लोगों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू गोस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज की स्थापना करना इनका उद्देश्य था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों और मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू गोस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सरल कार्यवाही का
फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी कि दीकुओं और यूरोपियों को तबाह कर दे। दीकू से मतलब उनके लिए जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, उन्हें भी वे दीकू कहते थे, उन्हें भी वे बाहर का मानते थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमला किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक बन गया था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिएगा, भीड़ में वो ताकत होती है कि अगर भीड़ के लिए एक सही नेता हो, सही नेतृत्व मिले तो भीड़ क्रांति कर देती है। और अगर भीड़ को गलत नेतृत्व मिल जाए, एक गलत सोच, गलत समझ मिल जाए तो वही भीड़ मॉब लिंचिंग कर देती है, वही भीड़ हिंसा कर देती है। और जब वही भीड़ नेतृत्वहीन हो जाए तो शांत हो जाती है और बिखर जाती है। बिरसा की मौत के साथ ही बिरसा मुंडा आंदोलन या फिर मुंडा आंदोलन की समाप्ति हो गई, क्योंकि भीड़ बिखर गई। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके, यानी जमींदार लोग आसानी से इनका शोषण न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने के लिए ये अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों को उजागर किया, जरिए इस काम को अंजाम दिया। उन्होंने ये समझा दिया कि आदिवासी भी विद्रोह कर सकते हैं। आदिवासी केवल जंगली या फिर असभ्य नहीं हैं, उनके अंदर भी सभ्यता है, उनके अंदर भी वो सभी सोच है जो एक सामान्य मनुष्य में होती है। दोस्तों, यहाँ पर आदिवासियों ने अपने क्रांतियों के जरिए अंग्रेजों को चेतावनी दे दी कि हमसे बच के रहना, वरना बहुत पड़ेगी। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने भी संभल कर रहे और फिर वो सभी नियम बनाए जो कि आदिवासियों के लिए सही थे और उनके मामलों में टांग अड़ाना छोड़ दिए। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और वीडियो की आखिर में मैं आपको वो सलाह देता हूँ जो मैं अक्सर नहीं देता और बचता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को सलाह देना पसंद करता हूँ जो मानते हैं, क्योंकि हर किसी के सामने अपने उपदेश देने पर लोग आपसे दूर भागने लगते हैं और फिर आपसे ऊब जाने लगते हैं। दोस्तों, मैं अक्सर ज़्यादा पढ़ता हूँ और ज़्यादा तो नहीं पढ़ता, फिर भी 8 से 9 घंटे रोज़ पढ़ता हूँ और कभी कभी 10-11 घंटे भी, जब तक मन हो तब तक पढ़ता हूँ, क्योंकि पढ़ना मुझे पसंद है। लेकिन मैं हर 2-3 दिन में एक फ़िल्म देखने का टाइम ज़रूर निकाल लेता हूँ और मुझे फ़िल्में देखने का बहुत शौक़ है और मैं कुछ ना कुछ टाइम पास करते रहता हूँ। इससे मुझे समाज से, मैं जो सोसाइटी है उससे कनेक्ट भी हो पाता हूँ और जब मैं पढ़ाई से दूर होता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है और फिर मैं और बेहतर तरीके से पढ़ पाता हूँ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हफ्ते में 1 आध दिन अपने लिए निकालिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, ताकि आप समझ पाएँ कि दुनियादारी क्या है और आप ये भी एहसास कर पाएँ कि एक दिन ना पढ़ पाने का क्या अफसोस होता है, ताकि आप पूरे 6 दिन पूरे ध्यान से पढ़ सकें। और साथ ही अगर आपको कभी लगे कि आपको अच्छी फ़िल्में देखना है लेकिन आपको फ़िल्में नहीं मिल रही है, तो इस चैनल पर आई एम इन थिएटर करके एक प्लेलिस्ट है। वहाँ पर मैंने जितनी भी पिक्चरें देखी है और जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, उन फिल्मों का मैंने रिव्यू किया है और साथ ही उन फिल्मों की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आप ये कहेंगे कि भैया आप हमें पढ़ाई से दूर अलग कर रहे हो, तो नहीं भाई, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग को रिफ़्रेश करने के लिए भी कुछ चाहिए, ताकि आप फिर से दुगनी गति से पढ़ पाओ। इसीलिए मैं आपको यह कह रहा हूँ, अगर आप रिव्यू भी ना देखो तो सीधे डिस्क्रिप्शन में जाकर या कमेंट बॉक्स में जाकर मूवी लिंक से अच्छी फ़िल्में देखो, ताकि आप अपने आप को और बेहतर कर सको, इम्प्रूव कर सको। यहाँ पर हमने इस चैप्टर में समझने का प्रयास किया आदिवासी, दीकू
और दीकू यानी कि जो बाहरी लोग, जो जमींदार थे, जो शोषण करने वाले थे, अंग्रेज थे, वो दीकू। और एक स्वर्ण युग की कल्पना जहाँ पर बिरसा मुंडा ने जमींदारों यहाँ इनके मुखियाओं ने कल्पना की थी कि एक ऐसा युग जहाँ पर मुंडाओं के पास अच्छा जीवन होगा, उनकी परंपराएं, उनके नियमों का संचालन वो खुद कर पाएंगे। साथ ही हमने आदिवासियों के गौरव और भगवान बिरसा मुंडा के बारे में भी समझा कि कैसे एक कम उम्र में ही उन्होंने वो सब कर दिया जो हम इस उम्र में भी करने की नहीं सोच पा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, व्यवहार कुशल बनना है तो महान और सफल लोगों के व्यवहार का अनुकरण करो। क्योंकि अगर आप खुद की ही ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट करते रह गए या फिर खुद की ज़िंदगी में सीखते रह गए तो ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी दोस्त। इसीलिए अच्छे लोगों की ज़िंदगी से सीखिए, अच्छे लोगों की संगति करिए और इन्जॉय करिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।